going to discuss Unit 2 of Block 1 IBO 4 paper. And today in Unit 2, we are going to discuss international contract terms, difference between domestic sale contract and export sales contract. And we are also going to discuss the rights and duties of the importers and exporters as per the terms of the contract, and also in certain situations how the dispute is settled, or what are the different methods of the dispute settlement. These people, you know, enter into the contract by promising with each other to perform that contract, और जितनी भी terms and conditions होती हैं उस contract की, वो parties decide करती हैं. तो जब हम contract की बात करते हैं तो the contract is governed by the Indian Contract Act, and जो rules and regulations हैं और terms and conditions हैं वो हमारी पार्टीज डिसाइड करती है. सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, तो उस चीज जितनी भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं उसके बेसिस पे पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेती हैं. आफ्टर if we talk about कि किसी सिचुएशन में डिस्प्यूट है और दे आर नॉट कंफर्टेबल, सो जितनी भी हमारी आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो हमारी उसके बेसिस पे डिसाइड होती है. बट when we compare it with the export sales contract और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरीज में होता है, उसमें क्या फर्क होता है? मेन डिफरेंस इज कि जब एक पर्सन दूसरे को ऑफर करता है that he wants to do something or he wants to enter into the particular contract, and दूसरा the other person accepts that offer, so there is a contract, there is a binding. but जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो जब एक्सपोर्टर अपनी प्रपोजल भेजता है that he wants to do or he sends his commercial invoice in terms of, if you say कमर्शियल इनवॉइस की जितनी भी हमारी कंडीशंस है परचेज की, उसके बेसिस पे क्या ऑफर है, क्या चीजें हैं जिसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है. बट जो जब वो इनवॉइस हमने इंपोर्टर को भेज दी, तो इंपोर्टर की जो एक्सेप्टेंस है वो उस को कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होगा. रीजन बीइंग कि जो हमारी ऑफर उसने चेंज करी और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन इंपोर्टर ने दी, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस के ऊपर जो काउंटर ऑफर हो गया कि आपने बोला कि आई वांट टू सेल दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर 1000 rupees. द अदर पर्सन सेड नो, आई विल नॉट बाय इट फॉर 1000 rupees, but I will buy it for 900 rupees, and along with this 900 rupees I want this additional thing along with the main product. तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि उस बायर की आपकी काउंटर ऑफर होगी, उसने ऑफर के बदले ऑफर दे दी, जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. तो जब हम उसमें बात करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो जब हम अपना इनवॉइस, अपनी डिटेल्स भेजते हैं इंपोर्टर को, तो अगर वो इंपोर्टर उस चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें देता है, तो जब तक वो एक्सपोर्टर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. तो इसी तरह जब हम बात करते हैं कि कौन सी सिचुएशन और कौन सी जर्नल टर्म्स एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, तो वो जर्नल स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट और जर्नल टर्म्स हमारी लॉ हमें प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे हम उस चीज को जर्नली वाइडली एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन जब हम मेजर डिफरेंस की बात करते हैं, तो जो मेजर डिफरेंस होता है वो मेजर डिफरेंस होता है कि हमारा कौन सा लॉ है जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करेगा. तो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करने के लिए अगर हमारी पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेती है कि एक्सपोर्टर की कंट्री का लॉ एप्लीकेबल रहेगा या इंपोर्टर की कंट्री का लॉ एप्लीकेबल रहेगा, सो एज पर देयर डिसीजन वो फाइनल हो जाएगा. लेकिन अगर वो फाइनल नहीं करते हैं तो जर्नली हमारा उसमें इंपोर्टर की कंट्री का लॉ एप्लीकेबल होता है. और इसमें हम थर्ड पार्टी का लॉ भी ले सकते हैं कि अगर हमारी सपोज करो
कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गुड्स हैं इंपोर्टर ने ली और उसने आगे फर्दर री एक्सपोर्ट करनी है, तो उस केस में थर्ड कंट्री का लॉ हमारा तब एप्लीकेबल होगा जब उस कंट्री का उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ इंटरेस्ट हो या उसकी कोई उसके अंदर वैल्यू या कुछ पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व हो। तो अगर ए ने गुड्स सेंड करी बी को और बी ने फर्दर सी कंट्री को सेंड करनी है जो तीसरी कंट्री में है, तो उस केस के अंदर हम तीसरी कंट्री के लॉ को भी ले सकते हैं। लेकिन केस ऑफ डिस्प्यूट जितनी भी हमारी एप्लीकेबिलिटी रहेगी वो हमारी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट हमें क्यों जरूरी होता है? कॉन्ट्रैक्ट इसलिए जरूरी होता है कि फर्स्ट जो हमने प्रॉमिस किया, जिस चीज के लिए हमने सेल और परचेज के लिए अग्रीमेंट किया, वो चीज हमारी परफॉर्म हो, और अगर उसमें से कोई डिस्क्रिपेंसी होती है या कोई चेंजेस होते हैं या डिफिकल्टी होती है, तो उस चीज को लेटर स्टेज पे हम कैसे डील करेंगे। तो इस सिचुएशन के लिए हमें लॉ को, कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर फॉर्म करना पड़ता है। तो उसका हमारा कमर्शियल पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव आ जाता है कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट करना क्यों जरूरी है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट करना क्यों जरूरी है। इसीलिए हमारे लॉज, रूल्स और रेगुलेशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर लॉज, रूल, रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो जिसकी जो मर्जी है वो वैसे करे। आज आपको प्रॉमिस कर दें कि हम इतनी गुड्स सेंड करेंगे और लेटर स्टेज पे वो उन गुड्स को सेंड ही ना करे, तो आपने उनके प्रॉमिस के बेसिस पे आगे कमिटमेंट कर दी, कस्टमर से डील कर दी, या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई मशीनरी परचेज कर ली, फैक्ट्री सेटअप कर लिया कि हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से आ जाएगा, बट अगर वो नहीं आया तो क्या आप उस पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे? तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्ट्स, एनी लीगल रेगुलेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लीगल एक्ट और लीगल रेगुलेशंस, रूल्स का होने का पर्पस ही यही है कि जो भी चीज हम एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो उस चीज को हम उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करें। तो उसी के बेसिस पे हमारी इनको टर्म्स, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को हम शॉर्ट फॉर्म इनको टर्म्स बोल देते हैं। तो उसके बेसिस पे जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल, कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, कितने सारे लोग हैं जो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर देयर आर पॉसिबिलिटीज कि बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हों और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन इन्वॉल्व हों। तो कुछ जर्नल टर्म्स जो जर्नली को डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हमारी एंटर होती हैं और एक्सेप्ट होती हैं, उसके बेसिस पे हमारी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स काम करती हैं, जिसे हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। या कोई भी आप चीज, प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो उसके ऊपर एमआरपी लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस लिखा होता है या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस लिखा होता है, या उसकी वारंटी, गारंटी, बहुत सारी टर्म्स होती हैं। तो इसी तरह जब हम एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हमारी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स या इनको टर्म्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और किस टर्म के ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी के बेसिस पे हम इन टर्म्स को जब हम समझते हैं तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस किसकी होंगी, कौन प्राइस पे करेगा, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डिस्कस। तो इन चीजों की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो जब हम एक्स वर्क्स की बात करते हैं तो इसका मतलब कि जब तक गुड्स हमारी फैक्ट्री में है और जब तक वो प्रोड्यूस हुई हैं तब तक ही हमारी मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर की ड्यूटी है, उसके बाद हमारी इंपोर्टर की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं फ्री कैरियर के, तो फ्री कैरियर के अंदर जो कैरियर है, सेलर है, उसकी ऑब्लिगेशन पूरी हो जाती है जब वो गुड एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे या पॉइंट पे बायर के बताए हुए गुड्स को भेज देता है। जब हम बात करते हैं फ्री अलोंग साइड शिप की, तो इसका मतलब होता है कि जब हमारा एक शिप से गुड्स जानी है तो कैरियर ये हो गया कि आपकी फैक्ट्री से बाय रोड ट्रांसपोर्ट गुड्स गई और वहां से हमारी पोर्ट पे गई। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि हमारी फ्री कैरियर के अंदर जब तक वो कैरियर को देता है तब तक हमारी ड्यूटी एक्सपोर्टर की रहती है, मैन्युफैक्चरर की रहती है। जब हम फ्री अलोंग साइड शिप की बात करते हैं तो चाहे आप बाय एयर या बाय रोड भेज रहे हो, पर जब तक वो गुड्स शिप के पोर्ट पर नहीं पहुंच जाती तब तक आपकी जो ड्यूटी है वो एक्सपोर्टर की रहती है। जब हम ड्यूटीज की बात करते हैं तो ड्यूटी का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस बियर करना, कोई रिस्क या डैमेज हो जाए उसका लॉस बियर करना,
उसके डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना और उन चीजों को आगे कम्युनिकेट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो एफएएस के अंदर जब तक एक्सपोर्टर शिप तक गुड्स नहीं भेजता तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बट जब हमारी गुड्स पोर्ट पे जाती हैं तो पोर्ट से उसको शिप पे बोर्ड करने का भी एक प्रोसेस होता है। पहले हमें कस्टम क्लियरेंस लेनी होती है, फिर उसके बाद डॉक, कस्टम क्लियरेंस के बाद हमें डॉक पे जाने की परमिशन मिलती है, फिर डॉक से सारे अकाउंट्स और सारे पर्टिकुलर्स टैली होते हैं, फिर डॉक से वो शिप पे बोर्ड होती है। उस केस के अंदर फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि जब तक हमारी गुड्स बोर्ड पर नहीं पहुंची, शिप पर नहीं पहुंची नेम पोर्ट पे, तब तक हमारी ड्यूटी जो है एक्सपोर्टर की है। जब हम बात करते हैं कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट एंड फ्रेट का मतलब होता है कि खाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं, बल्कि उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जितने भी चार्जेस लगेंगे उस डेस्टिनेशन तक, इन फॉर्म ऑफ रेंट, इन फॉर्म ऑफ फ्रेट चार्जेस ऑफ कैरिंग दोज गुड्स, वो सारे चार्जेस एक्सपोर्टर बियर करेगा। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जितना भी हमारा रिस्क ऑफ लॉस है वो सी रूट के साथ, वो सारा का सारा हमारा उस जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगे बोर्ड पे, तो उसके बाद हमारी जो सारा रिस्क, सारी कॉस्ट है, वो बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। बट इससे एक स्टेप अगर हम और आगे चलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस रेट की तरफ, तो इसका मतलब कि गुड्स बोर्ड होने के बाद जितना उसका रिस्क ऑफ लॉस है या कोई इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर है उसको सीवेज और अदर लॉसेस से प्रोटेक्ट करने के, तो वो इंश्योरेंस कॉस्ट भी एक्सपोर्टर बियर करता है। और जब तक हमारी जो कॉस्ट है वो गुड्स हैं इंपोर्टर तक नहीं पहुंचती, तब तक उसका रिस्क ऑफ लॉस जो है वो आपके उसके पास रहता है, एक्सपोर्टर के पास रहता है। उसके बाद आ जाता है कैरेज पेड टू। जब हम बात करते हैं कैरेज पेड टू, तो इसका बेसिकली हमारा कॉस्ट है तक हमारी गुड्स जो हैं इंपोर्टर को, इंपोर्टर की कस्टडी में नहीं चली जाती, तब तक इसका जो लॉस है दैट इज borne by the exporter itself. So the risk of loss or damage to the goods is transferred to the buyer when the goods have been delivered into the custody of the carrier. तो वहां से डेस्टिनेशन के आगे जब वो कैरेज पेड करके इंपोर्टर की उसके कैरियर को दे दिया हमने, तब तक हमारा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हो जाती है। जब हम कहते हैं कैश एंड इंश्योरेंस पेड टू, सो इट मींस दैट द सेलर हैज सेम ऑब्लिगेशन अंडर सीपीटी as the procure cargo insurance against the buyer risk of loss and damage of the goods. जब हम बात करते हैं delivered at frontier, तो इसका मतलब कि कस्ट बिफोर द बॉर्डर ऑफ द एडजॉइनिंग कंट्री, तब तक हमारी जो फ्रंटियर तक नहीं जाती तब तक एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके बाद हमारी इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सिमिलरली डिलीवर्ड एक्स शिप के अंदर कि जब उसको शिप के पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक डेस्टिनेशन हो। आफ्टर दिस देयर कम्स ड्यूटी। गुड्स इंपोर्टर की डेस्टिनेशन पे, इंपोर्टर की कंट्री के पोर्ट पर पहुंचा, उसके बाद उसे कुछ कस्टम ड्यूटीज और गुड्स को इंपोर्ट करने की ड्यूटीज पे करके उन गुड्स को रिलीज कराना होता है। तो ड्यूटी पेड का मतलब कि जो एक्सपोर्टर है, सेलर है, वो उस सारी ड्यूटीज को, पेमेंट को भी बियर करता है। डिलीवर ड्यूटी अनपेड मतलब कि वो उन ड्यूटीज को पे नहीं करेगा। उसके बाद आ जाता है डिलीवर ड्यूटी पेड। तो इसका मतलब कि सेलर की ऑब्लिगेशन है कि वो जब तक गुड्स डिलीवर होती हैं तब तक नेम प्लेस, जहां तक कंट्री, इंपोर्टर की कंट्री में उसके वेयर हाउस या उसके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती, तब तक की जितनी भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो सारी की सारी एक्सपोर्टर पे करता है। जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इनकोटर्म्स, तो इंपॉर्टेंस ऑफ इनकोटर्म्स मींस that the rights and obligation of the buyer and seller for each term will be governed by law or whatever is being mentioned in these terms.
इसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर प्रिंसिपल इनकोटर्म्स के अंदर हमारा एक आ जाता है जनरली, जो नॉर्मल मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज होता है, वो होता है फ्री ऑन बोर्ड, और एक हमारा होता है CIF, दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट पेड। तो जब हम फ्री ऑन बोर्ड की बात करते हैं तो एक्सपोर्टर की हमारी ड्यूटी होती है कि जितनी भी हमारी गुड्स हमने भेजी हैं वो सारी हमारी बायर की वी कैन से रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अगर वो बायर की रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है तो बायर उनको रिजेक्ट कर सकता है, राइट। और उसके बाद जितने भी हमारे रिस्क हैं, जब तक हमारी गुड्स बोर्ड पर नहीं पहुंच जाती तब तक हमारा सेलर का रिस्क रहता है, एक्सपोर्टर का रिस्क रहता है। उसके बाद की जो सारी ड्यूटीज हैं वो इंपोर्टर की हो जाती हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी गुड्स हमारी जब हमारी डिलीवर होती हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड होते हैं वो क्लीन डॉक्यूमेंट्स हमारे एक प्रूफ होते हैं, एक एविडेंस होता है कि हमने गुड्स जो है रिक्वायर्ड शिप के ऊपर डिलीवर कर दी हैं। तो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमें एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायर्ड होते हैं। फ्री ऑन बोर्ड के अंदर हमारी इंपोर्टर की ड्यूटी के अंदर क्या होता है कि जो शिप के ऊपर स्पेस फिक्स करनी होती है, रिजर्व करनी होती है, वो इंपोर्टर की ड्यूटी है फ्री ऑन बोर्ड। क्योंकि जो एक्सपोर्टर है, जैसे हमारी गुड्स बोर्ड पे पहुंची, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है एक्सपोर्टर फ्री हो गया। तो अगर शिप के अंदर स्पेस रिजर्व करवाना भूल गया इंपोर्टर, या उसको नहीं मिली, या कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ और उन गुड्स को आगे 1 वीक तक वेयर हाउस पे रखना पड़ा पोर्ट पे, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो इंपोर्टर बियर करेगा, एक्सपोर्टर बियर नहीं करेगा। फिर उसके बाद जितनी भी हमारी कॉस्ट और रिस्क हैं जो उसके बाद हमारी आफ्टर सेंडिंग द गुड्स ऑन बोर्ड, चाहे वो वाटरवेज की है या गुड्स के वाटर से लॉस होने की है, या लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे किसी नुकसान की है, वो सारे का सारा लॉस जो है वो आपका इंपोर्टर बियर करेगा, बायर बियर करेगा। जब हम बात करते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट की, तो कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट के अंदर हमारी जब एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं कि ये हमारा CIF बेसिस पे है। तो जब CIF बेसिस पे है तो एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी CIF प्राइस के अंदर कॉस्ट ऑफ द गुड्स, फ्रेट चार्जेस एज वेल एज इंश्योरेंस चार्जेस भी इंक्लूडेड होती है। और इसके लिए हमें गवर्नमेंट से जितनी भी हमारी अपने रिस्क की और इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन है वो हमें साथ में अटैच करने पड़ते हैं। कि हमने बायर से तो प्राइस ले लिया इंश्योरेंस का, उसकी गुड्स का प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन हमने इंश्योरेंस करवाई नहीं और गुड्स ऑटोमेटिकली पहुंच गई। सो दैट इज नॉट अलाउड। और जब भी हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कितना अमाउंट इंश्योरेंस का कवर होता है, किस किस टाइप की हमारी इंश्योरेंस होती है, किस किस टाइप की हमारी पॉलिसीज होती हैं जो हम अपने रिस्क को कवर करने के लिए ले सकते हैं, और इन केस ऑफ लॉस वो हमारा कितना हमें डैमेज जो है हमें कवर मिलता है। तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके थ्रू हम अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। एंड बेसिकली जब तक हमारी गुड्स एक लेवल तक, एक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती, तब तक हमारी जो गुड्स हैं उसका सारा जो एक्सपेंडिचर है वो सारा हमारा एक्सपोर्टर बियर करता है। और उसकी जो जितने भी हमारे बिल्स हैं वो सारे बिल्स हमें इंपोर्टर को सेंड पड़ते हैं। इसके अंदर इंपोर्टर की हमारी क्या ड्यूटी होती है, कॉस्ट एक्सेप्ट करे, और उसके बाद जब हमारी गुड्स पोर्ट पर पहुंच गई हैं तो उन गुड्स को वहां पे रिसीव करे, और वहां से हमारे जितनी हमारी अनदर एक्सपेंडिचर है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स, और वहां से अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट तक ले जाने के लिए वो सारी कॉस्ट उनको पेमेंट करे और बियर करे, राइट। In continuation, we have journal condition in export contract. तो जब हम जर्नल कंडीशंस की बात करते हैं तो अदर देन पेमेंट टर्म्स और अदर देन हमारी की गुड्स की क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी,
कौन किस टाइम पे रिस्क बियर करेगा, एफओबी बेसिस पे होंगी या सीआईएफ बेसिस पे होंगी, किन किन बेसिस पे हमारी वो जो है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगी। उसके साथ साथ बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें देखना पड़ता है कि वो किस तरह से हमारा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा। तो अगर तो हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सिंपल सा बन सकता है। लेकिन अगर कोई हमारी स्पेसिफिक टर्म्स है और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया या केमिकल्स होंगे, तो उन चीजों से रिलेटेड हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत बड़े डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं। तो जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या हमारी कंडीशंस हो सकती हैं। उसके अंदर हमारी कंडीशंस हो सकती हैं कि कौन कौन हमारी पार्टीज ऑफ द गुड्स रहेंगी। फिर उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी। देन आफ्टर दैट देयर इज कि हमारी So, when we talk about the quality of the product, it's very important, and we have also discussed about the Export Quality Contract Act as well. So, with respect to the quality, the inspection, and the other things, we are going to discuss in detail at the later stage. When we talk about the price of the product, then the price of the product is decided between the importer and exporter, and it will be decided on the basis of कि कॉस्ट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एफओबी वैल्यू पे है, सीआईएफ वैल्यू पे है, ड्यूटीज किसने पे करनी है, इफ द एक्सपोर्टर इज गोइंग टू बियर द ड्यूटीज और फ्रेट चार्जेस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस, so definitely he is going to include all the cost in the price of the product. So it will be decided on the basis of the terms of the contract. Similarly, what will be the total value, how many units have been purchased by the importer, what is the price per unit, in which currency the particular contract is being entered into. So, if it is entered into foreign currency, then in that particular situation, the foreign exchange risk or a risk exchange fluctuation, price fluctuations will also be considered while determining the price. And what are the tax and charges to be paid, which will be included in the particular, we can say, the contract. Then the packing requirement is also very important. It would be decided that what particular type of packing is required to protect the goods as per the instructions of the buyer. Marking and labeling plays a very important role, because whether the particular goods are to be sent to the importer, a certificate of origin is to be obtained, the proper identification is to be given to the goods, etc. Then which mode of transport is to be adopted also will become the one of the term of the contract. Similarly, how the delivery of the goods will take place, how the at what place the goods have to be delivered. All these things are plays a very very important role. Then after that we talk about say document inspection of the insurance of the goods. So insurance of the goods is again very important, because we talk about there are different kind of risks, from the manufacturing of the goods, from transportation, then waterways, or when the goods are going through sea, loading, unloading, mishandling, any natural calamity. So for that, we have to protect our goods by taking the insurance policy. An insurance certificate and policy becomes one part of the important documentation to be shared with the importer. Similarly, the inspection of the goods is also very important, stating that whether the goods are as per the terms and conditions specified by the buyer or not. Then, when we talk about the documentation, starting from the copy of the contract, the commercial invoice, acceptance by the buyer, then letter of credit, bill of lading, insurance certificate, place of origin, then the other duties paid, all the documents or bills have to be attached and need to be provided to the banker or to the importer as per the terms of the contract. So how and when the documentation will be handed over, whether it will transfer the ownership or not, all these will be decided in the terms of the contract. How the payment will be made, it would depend upon the terms of the contract between the exporter and the importer. As we have decided earlier,
that there is possibility that the you are dealing with the importer since long, so you provide the goods first and at later stage you receive the payment. Or when the importer is new to us and we do not even know about the credibility or possibility of the performance of the contract, then in that particular situation the letter of credit or the advance payment is considered as the mode of payment, and there can be the bills, negotiation bills, etc., which will be included. Then about the payment, again the credit period will be decided between the, as per the consensus between the both the parties, कि importer और exporter को क्या सूट करता है, कितने टाइम पीरियड के लिए गुड्स आपके प्रोडक्ट के लिए और जो पेमेंट के लिए है हमें क्रेडिट मिल सकता है. Then about the warranties, how the goods will be dealt with, where at what time the risk will be passed from the seller to the buyer, or how the situation will be handled, whether the license with respect to the export import is required, whether it is in terms of the free trade or in terms of the restricted item, any special permission needed, all these things will be duly taken care of. When we talk about force majeure, it means doctrine of frustration of contract. It means that whenever there are certain natural calamities or the things are beyond the control of the exporter, and the exporter is not at fault for non performance of the contract, then in that particular case the government, the law permits or excuses the exporter from the non performance. So that is called as doctrine of frustration of contract, and it is also called as force majeure. Then we talk about the settlement of the dispute. In the settlement of the dispute, there are two possibility. There can be, we can say that the litigation process, or there can be arbitration process. In case of litigation process, there is we have to go to a court of law and we have to file a case against the party with respect to performance of the contract, non performance of the contract. And in case of arbitration, it's just like out of court settlement. So if the parties are agreeing, or they are convinced, so they can settle their disputes out of the court. When we talk about the arbitration process, so it is less expensive, it is we can say that the less time consuming, and there is confidentiality is maintained. So again we can say it's a better option. Then when we talk about the proper law of contract, so that is also required. With respect to jurisdiction, the parties themselves can decide in between that which land will be applicable to the particular contract, and if there is any kind of the parties have not decided, then the law of the exporter country is going to apply